दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया। तो क्रिया के दो रूप हमने पहले जान लिए थे। कौन कौन से जान लिए थे देख लेते हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्रिया। क्या करने जा रहे हैं? क्रिया। तो पीछे वाले वीडियो में हमने क्रिया के दो भेद, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। कौन सा? अकर्मक। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों को हमने किसके माध्यम से जाना था? ट्रिक के माध्यम से समझा था। और आशा है कि आपको मेरी बताई हुई दोनों ट्रिक अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए करते हैं संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं। साथ साथ में कॉपी में बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाना, बढ़िया बढ़िया लिखना। चलिए आगे चलते हैं। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? कई जगह 4 लिखा होता है, कई जगह 5 लिखा होता है। मैं आपको 5 भेद कराऊंगा। कितने भेद कराऊंगा? 5 भेद कराऊंगा। चलिए कौन कौन से होते हैं? मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? आप लिखेंगे क्या? एस, बाद में एन, बाद में पी, फिर पी, फिर के। ये कितने भेद हो गए अपने? 5। इनमें से एस के आधार पर कौन सा भेद? लिखिए। एस के आधार पर संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। नंबर 1 पर कौन सी? संयुक्त। नंबर 2 पर एन से नाम धातु। कौन सी? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। पी पर नंबर 3, पी पर लिखेंगे नंबर 3। कौन सा लिखेंगे? लिखिए प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। साथ साथ में लिखेंगे, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए ताकि दोबारा बनाना ना पड़े। नंबर 4 पर पी से पूर्वकालिक। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। कितनी हो गई? 4 हो गई। एक हो रही के पर। अब देखो जो 5वीं है ना, ये क्या है? ये थोड़ी कंफ्यूज करती है। क्या कंफ्यूज करती है? 5 नंबर पर कौन सी? क्रंदित क्रिया। कौन सी क्रिया? क्रंदित क्रिया। वैसे ये क्या होता है? प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय होता है। अब इससे भी क्रिया बनती है। आगे देखें किस प्रकार बनेगी। चलिए अब आप नंबर 1 लिखिए। कौन सी? संयुक्त क्रिया। नंबर 1 पर लिखेंगे कौन सी? संयुक्त। कौन सी? संयुक्त क्रिया। नंबर 1 पर लिखेंगे कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। अब देखो इसमें किताबी भाषा भी आएगी और अपना देसी जुगाड़ भी चलेगा। दोनों साथ साथ में चलेंगे तभी तो समझ में आएगा। ऐसे समझ में थोड़ी ना आता है। किताबें तो भरी पड़ी है ज्ञान से। चलिए संयुक्त क्रिया, पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको समझेंगे। चलिए लिखिए। जब, क्या लिखेंगे? जब वाक्य में दो भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाएं, 2 या 2 से अधिक। कितनी? 2 या 2 से भिन्न अर्थ रखने वाली, से भिन्न अर्थ, 2 या 2 से भिन्न अर्थ रखने वाली क्रिया,
क्रिया का क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है, यानी कि दो क्रियाएं ऐसी होगी जिसमें क्या होगा कि अर्थ दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, परंतु वो एक स्थान पर आकर मिल जाएगी। दो क्रिया, दोनों का अर्थ अलग अलग और वाक्य एक वाक्य में दोनों क्रियाएं मिल जाती है तो कौन सी क्रिया हो जाती है, संयुक्त क्रिया। अब उदाहरण देख लेते हैं। चलिए एक दो उदाहरण लिखते हैं इसके साथ साथ, बढ़िया फिर आपके समझ में आएगा। चलिए लिखिए, उदाहरण लिखिए भाई। उदाहरण क्या लिखेंगे, उदाहरण नंबर 1 पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखो अतिथि। क्या लिखेंगे, अतिथि किसे कहते हैं, मेहमान को। अतिथि यानी कि बिना तिथि के जो आ टपके घर पर, बिना तिथि, बिना बताइए, बिना तिथि यानी कि बिना तारीख के, आधम के, वो होता है अतिथि। अतिथि या मेहमान के आने पर क्या करो भाई, स्वागत करो। बटाऊ वाले दिन के करा, स्वागत करा। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर एक तो है आना, मैंने आपको बताया दो क्रियाएं क्या होगी, आएगी, और दोनों का क्या होगा, मेल होगा। किस प्रकार होता है, देखो एक तो है आना और दूसरी है स्वागत करना। दोनों क्रियाएं अलग अलग है, अर्थात दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। परंतु जैसे ही वाक्य में ये प्रयुक्त हुई है, वाक्य में प्रयुक्त होते ही क्या हुआ, आना और स्वागत करना दोनों का क्या हो गया, मेल हो गया। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। अपना 2 नंबर था क्या, एस, बाद में क्या था, एन। क्या था, एन, और एन पर हमारी क्रिया क्या थी, नाम धातु। कौन सी थी, नाम धातु। चलिए नंबर 2 पर लिखिए, नाम धातु। कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब देखिए नाम धातु, नाम किसका, मैंने आपको बताया नाम किसी का भी, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे जो क्रियाएं बनती है वो क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया। क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया। अब इसकी परिभाषा लिखें या ना लिखें ये आवश्यकता नहीं है, चलो लिख ही लेते हैं, थोड़ी थोड़ी लिख लेते हैं, छोटी सी। परिभाषा, क्या लिखेंगे, परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे, लिखो भाई, बढ़िया बढ़िया लिखना है, शानदार शानदार। जब वाक्य में संज्ञा, क्या लिखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़कर, क्या जुड़कर, प्रत्यय जुड़कर। देखो अपने को ज्ञानी नहीं बनना है, अपने को बस समझ में आना चाहिए, ऐसी परिभाषा लिखेंगे बस, आपके समझ में आ जाए बस, ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। जब वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़कर क्रिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। लिखेंगे क्रिया का निर्माण होता है। आई बात समझ में। अब देखिए जब वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
ये आ जाए और इनके आगे कोई प्रत्यय लग जाए, क्या लग जाए, प्रत्यय लग जाए, और प्रत्यय लगने के बाद जिस क्रिया का निर्माण होगा वो क्रिया क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर आगे लिख लेना, नाम धातु क्रिया कहते हैं उसे। कौन सी क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। हम अब क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से हमें समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे यहाँ पर, उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से ही सब कुछ समझ में आता है, ऐसे पता नहीं चलता। उदाहरण पहले किससे बनाएं, संज्ञा से। क्या बनाएंगे, संज्ञा से। दो बना देता हूँ, विशेषण का आप बनाना संज्ञा से। संज्ञा से सर कैसे बनेगी नाम धातु क्रिया। अब देखो हाथ क्या है, हाथ, हाथ सर संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। आप सबको पता है हाथ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसका नाम धातु क्या बनेगा, नाम धातु बनेगा हतिया। क्या बनेगा, हतिया। क्या बनेगा, हतिया। हतिया क्या है, नाम धातु। नाम धातु है ये, नाम धातु क्रिया नहीं है। अब हतियाना, हाथ से हतिया, हतिया से हतियाना। अब आपको पता है क्रिया के अंत में ना लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिया के साथ सेटिंग बिठाएंगे किसकी, ना की। ना अगर सेटिंग बैठ जाए तो वो है क्रिया, अन्यथा क्रिया नहीं है। अब देखिए हतियाना, हतियाना क्या हो गया, अपनी नाम धातु, नाम धातु क्रिया। हतियाना क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। अब देखो ये समझ में आया। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। चलो भाई देख लेते हैं। साफ साफ लिखना, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाना है अपने को। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण, उदाहरण क्या लिखेंगे, उदाहरण। उदाहरण लिखिए। देखो हॉस्टल में आजकल ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, वो लिख देता हूँ। लिखिए गीता ने, क्योंकि देवियाँ भी कम नहीं है, गीता ने सीता का, गीता ने सीता का कमरा क्या कर लिया, हथिया लिया। क्या कर लिया, हथिया लिया, हथिया लिया। अब देखो यहाँ पर समझ में आया, गीता ने सीता का कमरा क्या कर लिया, हथिया लिया। अब देखो इम तकड़ो जोर हो, इम जोर कम हो, तो आ हिंसा के लड़ पड़ी, लड़ी जना इंगला कमरा पर क्या कर लियो, कब्जो कर लियो। आई बात समझ में। तो यानी कि किसी चीज़ को हथिया लेना, नॉर्मल भाषा में आपका ठोस लियो, कब्जो कर लियो मेरे ऊपर, ठीक है। हथियाना, बतियाना, लथियाना, ये सारी की सारी क्या है, नाम धातु क्रिया है, ठीक है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को लथियाया, अध्यापक ने बच्चों को क्या किया, लथियाया। लिख सकते हैं आप। क्यों, अब कोई उजाड़ करेगा, कोई और मुँह ले आओगे तो क्या करेगा मास्टर, ठीक है, ठीक है। अब देखो लिख लो, अध्यापक ने, अध्यापक ने बच्चे को, बच्चे को लथियाया। क्या किया, लथियाया, लथियाया। क्यों लथियाया, क्योंकि ओढ़ मोले कोई स्कूल में कोई कुतर नहीं कर ली उसी, कूट दी उसी की नहीं, तो मास्टर ने ठा लगी, मास्टर लथियाए यानी कि कुट्टे हो, पिटे हो, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप। और उदाहरण लिख सकते हैं, राम, अब पूरी दुनिया राम नहीं लिया है तो अब अपने क्या कर लेते हैं, राम को ही लेते हैं। राम सीता से, सीता से बतियाया, बतियाया, यानी कि राम ने सीता से क्या की, बातें की। तो बतियाया, लथियाया, हथियाया, हथियाना, ये सारी की सारी क्या हैं, नाम धातु क्रिया हैं। अब जहाँ तक मुझे पता है कि नाम धातु आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक सर्वनाम का उदाहरण और देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं, सर्वनाम का उदाहरण देख लेते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलो किससे, सर्वनाम से। मैंने आपको क्या बताया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आगे प्रत्यय लगेगा और इससे जुड़ने से कौन सी क्रिया बनेगी, नाम धातु क्रिया। अब एक सर्वनाम शब्द है, कौन सा, कोई भी ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया अपना, क्या ले लिया, अपना। अपना है सर्वनाम शब्द और नाम धातु क्या होगा, नाम धातु। नाम धातु क्या होगा इसका, अपना का, अपनाना।
क्या होगा? अपनाना। आई बात समझ में? अब देखिए, अब करेंगे नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया कैसे बनेगी सर इसकी? अब नाम धातु क्रिया भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, नाम धातु क्रिया बनेगी अपनाया। अपनाया क्या किया? अब देखिए, तो सर्वनाम शब्द है अपना, नाम धातु है अपनाना, और नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी? अपनाया। चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उदाहरण देख लेते हैं एक। चलिए लिखिए भाई, उदाहरण लिखिए एक बढ़िया सा लिख लेते हैं कोई भी। चलिए लिखिए भाई, उदाहरण लिखिए। क्या लिखिए? उदाहरण लिखिए, बढ़िया सा उदाहरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो, नरेश ने पार्वती के विवाह की जिम्मेदारी। कौन सी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? विवाह के जिम्मेदारी को अपनाया। अर्थात उसने कह दिया कि पार्वती का विवाह है वो मैं करूँगा। अर्थात आपको किसी को किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारा खर्चा मेरा होगा। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, 2 होगी अपनी क्रिया, अब चलते हैं तीसरी की ओर। अब तीसरी कौन सी थी भी? चलो देख लेते हैं थोड़ा आगे। तीसरी थी अपनी शायद पूर्वकालिक क्रिया। चलिए लिखिए, कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3 पर कौन सी आ जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। तो ये क्या होती है सर? अब देखिए, कुछ नहीं होता, नाम में स्पष्ट है, पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात वाक्य में कितनी क्रियाएं हो जाएंगी? 2। जब किसी वाक्य में 2 क्रिया हो जाए और दोनों में से कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो जाए, जो पहले समाप्त होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अब 2 काम हो रहे हैं, एक काम पहले हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो, इसकी परिभाषा थोड़ी सी लिख लेते हैं। जब वाक्य में 2 क्रियाएं क्या हो? 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो। और देखो, ज्ञानी तो बनना ही नहीं है, सीधा सीधा लिखना है अपने को। और उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? पहले संपन्न हो जाती है तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पहले संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। होने वाली क्रिया, पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? यहाँ तक कहलाती है। अब कैसे सर? अब देखिए, 2 क्रियाएं, एक पहले समाप्त हो जाएगी, एक बाद में संपन्न होगी, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अब देखो, सबसे पहले लिखेंगे उदाहरण, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से ही समझ में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए, मदन
लिखिए मदन खाना खाकर पढ़ने बैठा। खाना खाकर क्या किया? पढ़ने बैठा। अब देखिए यहाँ पर एक क्रिया पहले संपन्न हो रही है, दूसरी बाद में हो रही है। खाना खाकर यानी कि पहले खाना खाया उसके बाद पढ़ने बैठा, यानी कि एक क्रिया पहले समाप्त होगी उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है। अब देखो इसमें एक आप नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखो नोट लिखो। क्या लिखो? नोट लिखो। चलो लिखो भाई, नोट लिखो। ध्यान दे, नोट का मतलब है ध्यान देने योग्य बात है। चलिए नोट क्या लिखेंगे? किसी भी सामान्य क्रिया, किसी भी सामान्य क्रिया में, यानी तो बनना ही नहीं है, सीधा लिखना है कर लगाने से किसी भी सामान्य क्रिया में कर लगाने से किसका निर्माण किया जा सकता है? पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण किया जा सकता है। किसका निर्माण किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। क्या लगाएंगे? कर लगाएंगे। आई बात समझ में? अब चलिए एक और बात देख लेते हैं, याद रखने योग्य। एक नोट और लिखिए। क्या लिखेंगे? नोट लिखिए कि पूर्वकालिक क्रिया पर लिंग वचन काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खाकर, बैठकर, उठकर, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अब देखिए नंबर 4 है अपनी। नंबर 4 कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। लिखो नंबर 4 लिखो, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें कुछ नहीं है साथियों। अब देखो प्रेरणा में आपको पता है कि एक ही व्यक्ति आप काम ना करते हुए किसी दूसरे से करवाता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, कोई भी हैं, प्रेरणा देगा उससे, यानी कि काम करवाएगा, खुद काम नहीं करेगा। अब इसमें देखो फटाफट लिख लेते हैं, थोड़ी सी 2 बातें लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए लिखिए, जब कर्ता स्वयं कोई कार्य संपादन न करते हुए किसी अन्य से करवाता है, किसी अन्य से करवाता है। अब देखिए करवाता है। अब देखो, अब मैं करता हूं, मैं कार्य को कर रहा हूं। अब मैं ऐसे कह सकता हूं, मैंने आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया, कमेंट करवाया, लाइक करवाया। आई बात समझ में? मैंने अपने वीडियो को आपके द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया। तो ये क्या हो गया? यानी कि मैं काम खुद नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे
करवा रहा हूं, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि कर्ता स्वयं कार्य को संपादन नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा। चलिए एक दो उदाहरण लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, उदाहरण लिखिए। उदाहरण वैसे मैंने आपको काफ़ी बता दिए, लिखिए। सरपंच ने, किसने? सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, अर्थात सरपंच ने खुद नहीं बनाया, गांव वालों से या किसी मजदूर को लेकर के तालाब बनवाया। तो ये होती है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि किसी को मोटिवेट करना, आ जाओ ऐसे कर लेते हैं, कूद जाओ ऐसे, यानी कि कोई भी काम किसी से करवाना, खुद ना करना, किसी अन्य से काम करवाना, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। और नंबर 5 अपनी एक छोटी सी है, बस वो कर लेते हैं फटाफट। नंबर 5 है कृंदत क्रिया। कौन सी क्रिया? कृंदत क्रिया। अब देखो, वैसे तो मुख्य रूप से 4 ही होती है, अब ये क्या होती है देख लेते हैं। देखो भाई फटाफट 2-3 उदाहरण देख लेते हैं इसके। कृंदत क्रिया, कृंदत देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे जब कोई प्रत्यय लगता है, जब क्रिया का निर्माण होता है, उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। और इसमें क्या होता है? क्रिया के आगे प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा? क्रिया। कृंदत क्या है? प्रत्यय है। देखो, क्रिया प्लस प्रत्यय, क्रिया प्लस प्रत्यय बराबर कौन सी क्रिया? कृंदत क्रिया। आई बात समझ में? यानी कि किससे बनेगा? ये क्रिया से बनेगा। जैसे चलना, चल क्या है? अपनी धातु है, क्या है? धातु है। चलना, चलना क्या है? क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया है। चलता, ये भी क्या है? क्रिया है। तो ये सारी क्रिया क्या हो जाएगी? कृंदत क्रिया। आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। 2 नंबर एक और रह गया, कौन सा? काल के आधार पर क्रिया के भेद, उसको और कर लेते हैं फटाफट। चलिए, काल के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। नंबर 3 का अपना कौन सा है? नंबर 3 अपना कौन सा रह गया? काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। काल के आधार पर कितने भेद बताए मैंने आपको? काल के आधार पर 3 भेद बताए। कौन कौन से? नंबर 1 भूतकाल। कौन सा? भूतकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भूतकालिक क्रिया। आई बात समझ में? नंबर 2 पर अपनी है कौन सी? वर्तमान, वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक क्रिया। और लास्ट अपनी रह गई एक, कौन सी? भविष्य, भविष्यत, भविष्यत कालिक क्रिया। अब देखो, इसमें ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा मैटर है नहीं। क्यों नहीं है? देखिए, अब काल सबको पता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब देखिए इसमें है क्या? कुछ नहीं है। भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक यानी कि ऐसी क्रिया जो पहले के समय अर्थात बीते हुए समय का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? भूतकालिक। लिख लेना आप, क्योंकि अब थोड़ा टाइम कम है। ऐसा क्रिया शब्द जो बीते हुए समय का बोध कराए। और वर्तमान में लिखेंगे ऐसा क्रिया शब्द जो वर्तमान में किसी कार्य के संपन्न होने का बोध कराए। और भविष्य में लिखेंगे ऐसा क्रिया शब्द जो भविष्य काल में संपन्न होने वाली क्रिया का बोध करवाए। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं, एक एक दो दो। जैसे उदाहरण लिखिए, राम दिल्ली, राम दिल्ली गया था, यानी कि पहले चला गया था। वर्तमान में आ जाएगा राम दिल्ली जा रहा है, भविष्य में क्या है? राम दिल्ली जाएगा। तो बस यही तो है। जैसे कविता, कविता विद्यालय, विद्यालय जा
रही है, कविता विद्यालय जा रही है। यानी कि यह काम कब हो रहा है, ये वर्तमान समय में हो रहा है। और भविष्य काल में जैसे रमेश कल विद्यालय नहीं आएगा, रमेश कल विद्यालय नहीं आएगा, लिख लेना यहाँ पर, रमेश कल विद्यालय नहीं आएगा। तो ये थी विद्यार्थियों अपनी क्रिया हमारी समाप्त हो चुकी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, व्याकरण में हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक बायो में दिया गया है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये थे 4 विकारी शब्द। अब हम आने वाले वीडियो में करेंगे अविकारी शब्द। तब तक के लिए नमस्कार।